दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी पुस्तकें बहुत ही सरल और बोधगम्य भाषा में विषय की समझ प्रदान करती हैं, जिससे आप कठिन विषय को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसी क्रम में आज एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आप पढ़ेंगे 6वीं कक्षा की सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का अध्याय 1 जो है विविधता की समझ। दोस्तों विविधता कई प्रकार की होती है। यह हमारे बाह्य स्वरूप, रहन सहन, खान पान, पहनावे इत्यादि सभी रूपों में परिलक्षित होती है और यही विविधता हमारे देश को अलग पहचान भी प्रदान करता है। इसमें आप ये भी जानेंगे कि विविधता हमें कैसे समृद्ध बनाती है। इसमें हम लद्दाख और केरल के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 1 विविधता की समझ। दोस्तों आप जानते हैं कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार इत्यादि भी भिन्न होते हैं और ये विभिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाते हैं और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण भारत में विविधता है और भारत विविधता में एकता वाला देश माना जाता है। यहाँ पे आप 3 चित्र देख सकते हैं। तीनों को बनाने वाले जो बच्चे हैं वो उन्होंने अलग अलग ढंग से इन चित्रों को बनाया है, तो आप इन चित्रों की विविधता को देख सकते हैं और ये विविधता उसी प्रकार से है जैसे हमारे रूप, रंग और खान पान में आती है। तो ये जो चित्रकारी की विविधता है ये उसी प्रकार की विविधता है जैसा कि हमारे रूप रंग में है, खान पान में है, पहनावे इत्यादि में है। अपने बारे में आप अगर जो कुछ जानकारी एकत्र करें, जैसे बाहर जाते समय आप क्या पहनना पसंद करते हैं, घर में आप हिंदी या अंग्रेजी किस में बात करना पसंद करते हैं, आपका पसंदीदा खेल क्या है और किसके बारे में आपको किताबें पढ़ना पसंद है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शायद कोई ऐसा हो जिनके सभी उत्तर, इन प्रश्नों के सभी उत्तर जिन 2 लोगों के समान होते हों। क्योंकि ये विविधता जो है वो बहुत मतलब वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि लोगों में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है और आप पाएंगे कि आप कई मामलों में अपने साथियों से भिन्न हैं। अब आइए देखते हैं एक मुद्दा दोस्ती करने के संबंध में। तो एक प्रश्न है आपके लिए कि क्या आप ऐसे इंसान से दोस्ती करना पसंद करेंगे जो आपसे बिल्कुल अलग हो? तो आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपथ के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो भी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हार्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ प्रजा है उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया और फिर बातें बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के बारे शोरगुल में सब डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है।
मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। तो दोस्तों, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। तो देखिए, समीर 1 और 2 में जो मोटा मोटा अंतर है कि एक समीर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, एक समीर पढ़ा लिखा है, एक समीर हिंदू है और एक समीर मुस्लिम है। तो आप इस अंतर को ऐसे समझ सकते हैं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा, न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। तो दोस्तों, ये पोयली सेन गुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड पर ये कहानी आधारित थी और ये बहुत ही मार्मिक कहानी है जो हमें आपसी समझ और भाईचारे के बारे में जानकारी देती है। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला था। वह संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। दोस्तों, गैर बराबरी या असमानता किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं, न ज़मीन है, न पैसे हैं, न संसाधन है जो कि दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता या भिन्नता विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता अर्थात गैर बराबरी है। दोस्तों, हमारे समाज में जात व्यवस्था पाई जाती है। जात व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है और इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जात में पैदा होते थे, उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो तो आपकी जात कुम्हार की होती है और आप बस वही बन सकते थे। कोई व्यक्ति जात से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसे गैर बराबरी पैदा हुई। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो जातिवाद है उसमें ऊंच नीच, कुछ जातियां अपने को ऊंची जातियां कहती हैं और कुछ अपने आप को नीची जातियां मानती हैं। यानी ऊंची जाति वाले लोग ही कुछ जातियों को निम्न या पिछड़ी जातियां मानते हैं। दोस्तों, अब मुद्दा ये बनता है कि जो विविधता है वो कई प्रकार से हानिकारक भी होती है, अच्छी भी होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। तो दोस्तों, ये जो विविधता है ये बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं, भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आप जो खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न
विभिन्न स्रोतों, किताबों और वास्तविक जीवन तथा कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगल में जानवरों के नज़दीक रहते हैं, उन्हें जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। कुछ लोग राजा रानियों की वृत्तांत पढ़कर उन पर कहानियाँ लिखते हैं और कुछ अपने बचपन की यादों में गोते लगाए स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों में से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखते हैं। कल्पना कीजिए, जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों जैसे हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। तो ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे? तो दोस्तों, ऐसी जगह रहकर वो विविधतापूर्ण कहानियाँ नहीं लिख पाएंगे और जितनी उनकी समझ है, जितना उनको ज्ञान है, उसी के आसपास वो कहानियाँ लिख पाएंगे। भारत में विविधता किस प्रकार है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है, यानी कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचा जाए तो वास्तव में हम एक तरह के जो हैं चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके जो हैं अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे प्रार्थना या इबादत करना, प्रार्थना में कुछ लोग भक्ति गीत गाते हैं, कुछ लोग सिजदा करते हैं, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं। शादी करने में कुछ अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करते हैं, कुछ हवन कुंड के फेरे लेते हैं और कुछ लोग वचन देते हैं। और विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, जैसे कुछ लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ लोग सूट पहनते हैं और जैसे मणिपुर में औरतों फनैक पहनती हैं। तो इसी प्रकार अभिवादन और चावल पकाने के तरीके भी अलग अलग हैं। दोस्तों, हम इस विविधता को किस प्रकार समझ सकते हैं? तो करीब 200-225 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे। ये यात्राएं जो होती थीं, ये खेती करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह पर बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे और उन्हें जब तक भरपेट खाना नहीं मिलता था, वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो क्या होता है? दोस्तों, लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें नई जगह अपना लेते थे, कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें में वे पुराने ढर्रे पे चलते रहते थे। इस तरह जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक नई प्रकार की मिश्रित संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। तो आप समझ गए होंगे कि मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति या विविधतापूर्ण संस्कृति कैसे उपजती है। तो इसके कई कारण हैं। जब लोग नई जगह पे बसते थे तो उनके रहन सहन, बातचीत, खान पान में थोड़ा बदलाव आता था और वे नई जगह की संस्कृति से जब मेल जोल करते थे तो अपनी मौलिक और उस नई संस्कृति को मिलाकर एक मिश्रित संस्कृति का विकास होता था। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। इसका उदाहरण आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों में बहुत अंतर होता है। वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होता है, बल्कि उनके काम भी अलग होते हैं। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं और वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर
निर्भर होते हैं। आइए अब हम इस वीडियो में दोस्तों भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों लद्दाख और केरल कहाँ पे हैं? लद्दाख ठीक उत्तरी भारत में है, उत्तर भाग में है भारत के, और केरल जो है वो दक्षिण भारत में है। तो इसको सबसे पहले आइए हम लद्दाख के सामाजिक आर्थिक जीवन और उनके ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानते हैं। दोस्तों लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाका इस अर्थ में कि ये शीत रेगिस्तान है, और भूगोल में आप पढ़े हैं कि रेगिस्तान दो प्रकार के हैं, शीत मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। तो लद्दाख जो है वो एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बहुत कम खेती संभव होती है, इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में पेड़ भी बहुत कम उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाले बर्फ पर निर्भर होते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसको कि पश्मीना, इससे पश्मीना ऊन मिलता है और ये ऊन बहुत कीमती है, इसलिए जो पश्मीना शाल बहुत महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर और मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब क्या है? तो रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले आज अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरी आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, लद्दाख के रास्ते जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ, तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। और दोस्तों लद्दाख जो है इसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में जो गाने और कविताओं का बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह है, तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। याद रखिएगा, केसर सागा ग्रंथ लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है जो कि तिब्बत का ग्रंथ है, और स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। यहाँ पर देखिए पश्मीना शाल बुनती हुई औरतों के चित्र आपको दिखाई देंगे। दूसरा जो अध्ययन है, आप विविधता की समझ के लिए लद्दाख के अध्ययन के बाद दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध राज्य केरल के बारे में पढ़ेंगे। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं और इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक माना जाता है और केरल को मसालों का बागान भी कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है और अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता जो कि करीब 700 साल पहले यहाँ पर आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ पर बहुत इज्जत थी। दोस्तों वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पर पहुँचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता खोज निकाला और इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं और इन धर्मों में यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए क्योंकि समुद्री रास्ते से केरल पहुंचना आसान था। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहा जाता है। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करती है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी।
दोस्तों, केरल की जो ज़मीन है ये उपजाऊ है और वहाँ की जलवायु खेती करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो आपने विविधता और सांस्कृतिक विविधता के आधार पर दो क्षेत्रों, भारत के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों लद्दाख और केरल का अध्ययन किया। ये देखिए दोस्तों, केरल में मनाया जाने वाला ओणम त्यौहार, यहाँ पर एक नाव प्रतियोगिता है जो यहाँ के लोगों में विशेष आकर्षण का त्यौहार माना जाता है। दोस्तों, केरल और लद्दाख की भौतिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती को संभव बनाया, वहीं पर लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ने ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। और इस तरह पता चलता है कि किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन को उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, वर्तमान में भी जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहाँ पर हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के साथ रहते हैं और अपने दैनिक जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। दोस्तों, विविध धर्मों के लोगों ने जो है विविधता में एकता, जिसको आप कहते हैं कि भारत में विविधता में एकता पाई जाती है और ये अनेकता ही भारत के विविधता का ताकत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्मों और भाषा क्षेत्र को महिला और पुरुष ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल हुए थे और उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने ये सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, लेकिन लोगों ने दिखला दिया कि चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो एक साथ थे। ये देखिए एक कविता की पंक्तियाँ, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। और ये भारतीय जन नाट्य मंच संघ इप्टा के द्वारा ये मंचन किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता पाठ है, जो कि हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एकता तथा स्वतंत्रता आंदोलन में हमारी मिलजुल कर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो रणनीति थी और संघर्ष था उसको प्रदर्शित करता है। दोस्तों, ये चित्र आप देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक चित्र है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण देते हुए, और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन था जिस दिन हम अंग्रेज़ों के पराधीनता से मुक्त हुए थे। दोस्तों, ये जो ऊपर आपने कविता पढ़ी, ये अमृतसर में हुए जलियांवाला हत्याकांड के बाद ये गाया जाता था। और इस हत्याकांड में आप जानते होंगे कि एक ब्रिटिश जनरल डायर ने शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलाई थी जो जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान और सिख बहुत सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, और उनमें से बहुत सी लोगों की जानें गईं और बहुत से लोग घायल भी हुए थे, और ये गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। दोस्तों, इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। और भारतीय झंडे की कहानी आप जानते होंगे दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की थी, और इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था, और इसे हम अपने राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लेते हैं। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की एक प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है और जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है।
इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है और ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो अनेकता में एकता है दोस्तों, उसका विचार हमें दिया था। यहाँ एक देखिए जो ब्लू बॉक्स है, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान है। ये भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान हमारे एकता का वर्णन करता है और इसमें जो शब्द चुने गए हैं या दिए गए हैं, जनगण मन अधिनायक जय जो हमारा राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, इसमें जो शब्द दिए गए हैं वो संपूर्ण भारत को एकाकार और एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा कक्षा 6ठी की NCERT जो सिविक्स है, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का अध्याय 1 विविधता की समझ। इसमें आपने विविधता के प्रकार देखे दोस्तों, विविधता हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद या लाभदायक होती है। इसके अलावा इसमें आपने एक भारत के उत्तरी क्षेत्र लद्दाख और एकदम दक्षिणी क्षेत्र केरल के बारे में विशेष अध्ययन किया। वहाँ के लोगों का रहन सहन, जनजीवन, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत कैसी है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और आगे अन्य इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।